हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग सेफ है यार। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट की जिसकी बात जनरली हम लोग करते नहीं हैं। लेकिन यार इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाकर दे सकता है, क्योंकि अंग्रेजी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं। इंग्लिश इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ऐसे मिथ्स हैं जो कि आज मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। मैंने आज ये भी डिस्कस किया है कि पेपर एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। मैंने ये भी डिस्कस किया है कि इंग्लिश में किस चीज की जरूरत हमें पड़ती है कि भाई हमारा पेपर अच्छा जाए। मैंने ये भी बात की है कि यार पेपर के अंदर हमें एक्चुअली क्या क्या पढ़ के जाना होता है। तो मैंने ओवरऑल सब बातें की है। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इंग्लिश का जो पेपर होता है वो आसान होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है पेपर को लेकर कि यार इंग्लिश का पेपर तो खराब ही जाएगा। इंग्लिश का पेपर ऐसा कभी कभी होता है ना कि शायद कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि यार इंग्लिश का पेपर तो मेरा अच्छा नहीं जाता है, इंग्लिश का पेपर तो यार मेरा खराब ही जाएगा। लेकिन आज वही सारी बातें मैं तुमसे करने वाला हूं, एंड ट्रस्ट मी, you will be loving how English can boost up your marks. ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यार उसके पहले मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले कि भैया क्लास 9 के लिए आप कुछ वीडियोस अपलोड करो। अब ऑल्दो क्लास 9 के लेक्चर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन जब मैंने सोचा कि यार 9th क्लास के लिए एक्चुअली ऐसे वीडियोस अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि लेट्स डू वन थिंग कि वीडियोस अपलोड किए जाएं। फिर मैंने सोचा कि यार हमारी जो तबाही फैम है वो अब भी अभी 9 से 10th में आई है। ओके, सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू शेयर योर एकेडमिक एक्सपीरियंस इन दी कमेंट सेक्शन, ताकि यार हम हमारे जूनियर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो बना सकें, ताकि यार उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। बिकॉज प्रॉब्लम ऐसी है कि लेक्चर्स तो हर जगह अवेलेबल है और हम सब ये जानते हैं कि 9th क्लास कैसी क्लास होती है, तो जरा हम बातें कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर व्यूज ऑन हाउ यू फेल्ट इन क्लास 9th, या फिर मैं कह सकता हूं यार कि अपना जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है वो शेयर करना बिल्कुल से मत भूलना, सो दैट हम हमारी तबाही फैम के साथ साथ अपने जूनियर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना सके। अब सीनियर्स होने के तौर पर हमारा एक फर्ज बनता है कि हम हमारे जूनियर्स की हेल्प करें। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर व्यूज। और इसीलिए हमने इंस्टाग्राम के ऊपर एक कंपटीशन भी रखा था जो था हेल्प अ जूनियर कॉन्टेस्ट, जिसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे, क्योंकि सारी एंट्रीज आ चुकी थी, उनको सॉर्ट आउट किया गया और बहुत ही जल्दी उसके भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। और तो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग कॉन्टेस्ट और आने वाले हैं, तो इफ यू वांट यू कैन कम एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो बात करते सबसे पहले हाउ टू स्कोर 95% इन इंग्लिश। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर इंग्लिश इज नॉट योर फ्रेंड इन द पेपर, योर प्रेजेंटेशन इज। मैं यार अगर आज बात करता हूं कि ये एक रिमोट है, आज अगर मुझे रिमोट, मान लेते कि हम बिजनेसमैन है, ठीक है, हम बिजनेसमैन है, आज मुझे रिमोट बेचने जाना है, तो मुझे प्रेजेंटेशन आना चाहिए, मुझे प्रेजेंट करते आना चाहिए कि मैं रिमोट सामने वाले को कैसे कन्विंस करूं कि हाँ ये रिमोट अच्छा है। अगर मैं दुनिया भर के फैंसी वर्ड्स यूज करके इस रिमोट के बारे में बता दूं, लेकिन अगर सामने वाले कस्टमर की नीड फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो ये रिमोट नहीं लेना चाहेगा। उसी तरीके से यार हमें ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि अच्छी वोकैबुलरी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर के अंदर हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन बस अच्छा होना चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि हम कितने फैंसी वर्ड यूज करते हैं, अगर हमने सही लिखा है तो हमने सही लिखा है, क्योंकि वहां पर हमसे प्रेजेंटेशन मांगा गया है, वहां पर हमसे करेक्ट ग्रामर और करेक्ट इंग्लिश मांगी गई है, ना कि फैंसी इंग्लिश, ना कि ऐसे बहुत फैंसी वर्ड्स, स्टुपेंडस और ये और वो। वी कैन यूज देम, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं कि ऐसा लगे बाद में कि यार बहुत ही ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज किए गए। ओके, सो मेक श्योर इफ यू एवर फील कि यार मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, मैं पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा, सो ये केस नहीं होता है। सो वी कैन सम इट अप एज अंडरस्टैंड दैट यूजिंग फैंसी वर्ड्स इन द पेपर does not help so much, using correct English helps। अब मान लेते हैं कि हमने फैंसी वर्ड यूज कर लिए, बहुत दुनिया भर के खतरनाक वर्ड यूज कर लिए, लेकिन हमने इंग्लिश करेक्ट नहीं लिखी है, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है, हमने ग्रामर गलत यूज की है, तो उस केस में यार हमारे मार्क्स कट रहे हैं। अब एज ऑफ लास्ट ईयर हमारे पास में 4 सेक्शंस थे, अनसीन पैसेज वाला सेक्शन, राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन, ग्रामर वाला सेक्शन और लिटरेचर वाला सेक्शन। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, अब जरा दिमाग लगाते हैं। क्या हमें पता है कि अनसीन पैसेज में क्या आने वाला है? क्या हमें यह पता है कि राइटिंग स्किल्स में कौन सा क्वेश्चन उठ के आने वाला है? क्या हमें यह पता है कि ग्रामर में कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाएगा? क्या हमें यह पता है कि लिटरेचर के अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो एक चीज अगर तुम यहां पर नोटिस कर सकते हो, तो घर से हमें सिर्फ 2 चीजें याद करके जानी है। मैं याद करने की बात कर रहा हूं। नंबर 1 इज फॉर्मेट एंड नंबर 2 इज लिटरेचर के आंसर्स। अब लिटरेचर के आंसर से मेरा क्या मतलब है वो हम आगे बात करेंगे। पहले मैं तुमसे बात करता हूं इस पूरे सीन के बारे में जो मैंने अभी डिस्कस किया।
अनसीन पैसेज एक ऐसी चीज है जो कि हमारे हाथ में नहीं है। हमें नहीं पता कि पेपर के अंदर कौन सा अनसीन पैसेज आने वाला है। जब हमें कोई चीज नहीं पता है तो हम उस चीज के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस चीज को याद नहीं कर सकते। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। अब अनसीन पैसेज को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पिछले 10 साल के पेपर उठाओ और सारे अनसीन पैसेज एक बार देख के सॉल्व करो। हमें हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन हमारा अनसीन पैसेज वाला पोर्शन कंठस्थ हो जाएगा। कैसे कंठस्थ होगा भैया? यही अनसीन पैसेज उठ के आएगा वापस से? नहीं, हमें पता चल जाएगा कि अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस कौन सा टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं ये सारी चीजें भी पूरी सॉर्ट आउट करके वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स, इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। देखो यार, अगर हम राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं इन जनरल, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास नोटिस होता है, हमारे पास आर्टिकल होता है, हमारे पास स्टोरी होती है, हमें लेटर लिखना होता है एडिटर को। ठीक है, और जनरली कुछ ऐसी क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये पता है क्या कि मुझे नोटिस में पेपर में क्या लिखना होगा? नहीं पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता आज उस पेपर के अंदर मैं कौन से स्कूल में हूं, या फिर मेरी पोस्ट क्या होने वाली है, या फिर मेरा नाम क्या होने वाला है। वो सब हमें उस पेपर में ही पता चलेगा। जो चीज हम घर से कर जा सकते हैं वो है हमारा फॉर्मेट। ठीक है, सो फॉर्मेट एक ऐसी चीज है जिसे हम कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, और फॉर्मेट अगर सही होता है तो आधा कॉन्फिडेंस हमारा वहीं पर बूस्ट अप हो जाता है। फॉर्मेट की बात कर ली, फॉर्मेट हमें घर से समझ के जाना है कि यही फॉर्मेट यूज होता है, वो हम पता कर ही लेंगे। ठीक है, ओके, बात हो गई है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करते हैं। हम ये जानते हैं यार कि लेटर के अंदर, नोटिस के अंदर वही चीजें हमसे पूछी जाती हैं। नोटिस, लेटर, इन सब जगहों पर हमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्रिज के नीचे वाला एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ब्रिज के नीचे वाले एरिया में लाइट्स नहीं है, हमारे कॉलोनी में लाइट्स नहीं है, कुछ ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। आ गए ज्यादा से ज्यादा तो चेन स्नैचिंग का एक क्वेश्चन आ जाता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूँ। ठीक है, अब इन सारी टाइप्स में बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। देखो, स्टार्टिंग में जब मैं बात करता हूं लेटर की, तो हम जनरली लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले पैराग्राफ में हम अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। हम क्या बोलते हैं यार कि दिस लेटर इज रिगार्डिंग दिस 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 एंड दिस 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 दिस। मतलब हम हमारे पहले पैराग्राफ के अंदर सिर्फ ये बोलते हैं कि ये जो लेटर है, भाई साहब इस लेटर के अंदर मैंने किस बारे में बात की है। हो गया पहला पैराग्राफ। दूसरे लेटर में आधी हमें इंफॉर्मेशन तो पेपर में दे दी गई है। हमें ये बोला गया है कि हमारा रोड मेंटेन नहीं है, तो हम 4 लाइन रोड मेंटेन को लेकर ही लिख देंगे कि भैया रोड खराब है, रोड पर एक्सीडेंट्स होने लग गए हैं, रोड खराब है तो वहां पर ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है। ठीक है, तो एक ही चीज को लेकर हम 4 लाइन में अलग अलग पॉइंट्स हमारे लिख देंगे जो कि हमारी प्रॉब्लम्स होगी। आखिरी की बात करते हैं। देखो, आखिरी और पहले में बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, जो हमें याद कर लेने हैं। जैसे कि यार, अगर मैं लेटर खत्म कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा, जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर कोई इंसान लेटर खत्म कर रहा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आई होप दिस लेटर रीचेस द कंसर्न अथॉरिटीज एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग्स पीपल। ठीक है, अब क्या ये फ्रेज उठा के मैं हर लेटर में डाल सकता हूं? अगर मुझे बोल दिया गया कि यार चेन स्नैचिंग वाले का केस है, ठीक है, मुझे किसको लेटर लिखना है? एडिटर को लिखना है। क्या ये लाइन वहां पर छाप सकता हूं मैं? आई होप दिस लेटर रीचेस द कंसर्न अथॉरिटीज एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग्स पीपल। ठीक है, तो ऐसी कुछ लाइंस होती हैं यार पर्टिकुलर, जो कि हम हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि लेटर के अंदर भी, ठीक है, लेटर के अंदर भी यार कुछ ऐसी लाइंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। हमें पता है कि ये फ्रेज मैं हर जगह यूज कर सकता हूं। हमें आखिरी में क्या लिखना होता है वो 3-4 लाइंस के बारे में पता है। हमें ऊपर फॉर्मेट में क्या लिखना है वो पता है। हमें कंटेंट पेपर में दिया गया उसमें 4-5 लाइंस ऐड करनी, तो और क्या चाहिए? बस सेंटेंस फॉर्मेशन और किस्सा खत्म। ठीक है, स्टोरी की बात आती है तो स्टोरी हमें बनाना कोई सिखा सकता है क्या? स्टोरी तो हम बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो बस बना देते स्टोरी। देखो, एक चीज मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो भी मैंने अभी तक बताया, राइटिंग स्किल्स की बात हमने कर ली, हमने बात कर ली यहाँ पर अनसीन पैसेज की। ऐसा है कि अगर तुम्हें पूरे साल पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। सीधी सी बात, और वेरी फ्रैंकली मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम्हें नहीं पढ़ना है इंग्लिश, पूरे साल मत पढ़ो। लेकिन जब हम पढ़ेंगे, हम ये चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हम पिछले साल के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले साल के पेपर सॉल्व करना इंग्लिश में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंग्लिश के अंदर यार हम जानते हैं कि चीजें हमारे हाथ में सिर्फ 2 हैं। सबसे पहला फॉर्मेट और दूसरा लिटरेचर। बाकी की चीजें हम प्रैक्टिस से समझ सकते हैं। अब अगर मैं ग्रामर की बात करता हूं, इसी टॉपिक को मैं आगे ले जाकर ग्रामर की बात करता हूं। ग्रामर हमसे जनरली क्या पूछा जाता है कि वर्ड्स जंबल्ड हैं, उन्हें हमें करेक्ट करना है। ठीक है, अगर ये चीज हमें प्रैक्टिस नहीं आएंगी ना, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो पिछले साल आया था वही उठ के आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हमें प्रैक्टिस तो होगी। तो यार सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पिछले साल के पेपर उठाएं और प्रैक्टिस कर लीजिए। अब पूरे साल करने का मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुमसे कि रोज 3-3, 4-4 घंटे निकालो, वो तो कोई नहीं निकालता और वो कोई निकालेगा भी नहीं। मैं तुमसे यही बोल रहा हूं कि जब भी हम प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट स्मार्ट तरीके से करें कि अगर ग्रामर में ये चीजें पूछी जाती है तो मैं इसी पैटर्न के 5 सवाल कर लूंगा अपने घर पे, ताकि मुझे पेपर में दिक्कत ना आए। आई बात समझ में? आ रही वाइब समझ में? ऑलराइट एवरीवन, अब बात करते हैं
लिटरेचर की, जो कि हमें घर से कर जाना है। अब लिटरेचर के अंदर देखो, हमारे जो चैप्टर्स होते हैं, ये कभी मत सोचना कि जो पीछे के साइड चैप्टर के बाद में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं वहीं से सारे क्वेश्चंस उठ के आएंगे, जरूरी नहीं है ऐसा। क्वेश्चंस जो है वो बीच में से भी पूछे जाते हैं, एंड जनरली कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यार इस इवेंट में क्या हो रहा था, ठीक है, या फिर इस इवेंट में ये पर्सन कहां पर था और वो क्या कर रहा था। तो जनरली हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चैप्टर भी हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। जब भी हम सोच रहे हैं कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है, जब भी किसी को लगे कि इंग्लिश पढ़ते हैं, कभी कभी होता है कि चैप्टर पढ़ के चैप्टर ना समझ में आए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि चैप्टर जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हो रहा है, तो हम YouTube पर आके इसके एटलीस्ट वीडियोस देख लेंगे, हमें उससे उस चैप्टर की समरी पता चल जाएगी, ठीक है। हमें एक आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। इसका सीधा सा मतलब यह है यार कि हमें स्टोरी समझ नहीं आई, ठीक है, तो हमने YouTube पर आके देखी, समझी और फिर वापस से मूवी देखने के लिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले मेक श्योर कि हम एटलीस्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है, चैप्टर का जो पूरा स्टोरी लाइन है वो समझ लें, ताकि हमें चैप्टर पढ़ने में दिक्कत ना हो। क्योंकि हो सकता है कि बीच में पहुंच के हमें ऐसा लगे कि यार ये चैप्टर तो समझ ही नहीं आ रहा है, तब हमें वो वीडियो काम आएगा। सबसे पहले हम एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेंगे ताकि हमारे दिमाग में चैप्टर क्या है वो आ जाए। सेकंड थिंग, चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो कि काफी बार पूछ लिए जाते हैं। अब वो मैं मार्क करवा दूंगा बाद में जाके, लेकिन मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूं कि जब तुम चैप्टर पढ़ोगे उन्हें मार्क करना है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ऐसे काफी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे काफी इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम चैप्टर पढ़ते समय इन चीजों को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि चैप्टर के बीच में से हमसे चीजें पूछ ली जाती हैं। ओके, नेक्स्ट चीज, कैरेक्टर स्केचेस। कैरेक्टर स्केचेस का क्या मतलब है? कैरेक्टर स्केचेस का मतलब सब जानते ही होंगे, और अगर नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूं। देखो, कैरेक्टर स्केचेस का मतलब ये होता है कि कोई इंसान कैसा है, ठीक है, एक व्यक्ति कैसा है, उसके बारे में हमें लिखना होता है पेपर में। अब ये जो कैरेक्टर स्केच वाला पोर्शन है ना, काफी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि काफी सारी बार मैंने ये कैरेक्टर स्केच से रिवॉल्विंग ही जो लिटरेचर में आखिरी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, जनरली कभी कभी क्या होता है कि इस किसी पर्सन के कैरेक्टर स्केच से रिवॉल्विंग ही वहां पर हमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं जिनके हम कैरेक्टर स्केच हमेशा याद करेंगे। देखो, लिटरेचर के अंदर ऐसा है ना कि हमें बुक के अंदर वो चैप्टर पता है क्या है, ठीक है, हमें क्वेश्चन भी उस चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया है और उसका आंसर भी हमारे बुक के अंदर किसी न किसी पॉइंट पे होगा, तो हम ट्राई करेंगे कि वैसा का वैसा आंसर हम छाप सकें, ताकि यार एटलीस्ट जब हम लिख रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंस रहे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे के सारे आंसर्स रटना है, लेकिन ये सब करने के लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो चैप्टर पढ़ना मत भूलना, एटलीस्ट चैप्टर पढ़ना मत भूलना। ये मत सोचना कि मैं चैप्टर की समरी पढ़ लेता हूं। देखो, चैप्टर की समरी पढ़ने से थोड़ा बहुत काम हो जाता है, लेकिन वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि चैप्टर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चैप्टर किसने लिखा है या फिर पोएम का पोएट कौन है, ये भी हमें समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चीज, हो सकता है कि शायद हमें एक फ्रेज दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किसने बोला, ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है, फिर इस चैप्टर का लेखक कौन है। तो हमें ये चीज भी समझना इंपॉर्टेंट है यार कि बीच में से एक फ्रेज उठा के भी हमें पूछ लिया जा सकता है, या फिर पोएम के कुछ स्टैंजास उठा के भी पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यार मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं कि चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं साल भर पढ़ो, लेकिन जब भी पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यार इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करने की, मैंने सबसे पहला मिथ यहां पर तुम्हारा क्लियर कर दिया है कि बहुत अच्छी वोकैबुलरी होना इज नॉट प्रेजेंटेशन। हमें बस इंग्लिश करेक्ट यूज करनी है और ग्रामर करेक्ट यूज करना है, ऑलराइट। बाकी तो हमें आता ही है स्टोरीज बनाना, और मैंने जैसे कि बोला कि आखिरी के कुछ लाइंस होती हैं वही वहां पर लिख के आनी है हमें, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे यार, एंड दिस इज हाउ यू कैन इजीली टैकल इंग्लिश, ऑलराइट। हिंदी और बाकी पर मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, लेकिन इंग्लिश के लिए ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है, तो कोई भी टेंशन यहाँ पर इंग्लिश की एटलीस्ट नहीं लेगा, और इंग्लिश को हम हमारा हथियार बना के एक बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर आएंगे, ठीक है। कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, और बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा हूं। एंड इसी के साथ साथ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था वीडियो में कि यार अपने जूनियर्स के लिए एक जो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस था वो जरूर से शेयर करना, सो दैट वी कैन मेक अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है। बस यार, आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार, वील मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।